एक पल के लिए सोचिए, जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, हर चीज अपनी जगह बदल रही है। हम ये सब समझते कैसे हैं? बहुत ही दो बुनियादी चीजों से, गति और दूरी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में वो चश्मा है जिनसे हम अपनी दुनिया को देखते और समझते हैं। तो चलिए आज इसी चश्मे को थोड़ा साफ करते हैं। कभी सोचा है बैलगाड़ियों से सीधे स्पेसक्राफ्ट तक हम यहां पहुंचे कैसे? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कोई छलांग नहीं है, ये असल में गति को कंट्रोल करने और दूरियों को एकदम सही सही नापने की हमारी काबिलियत की कहानी है। इंसान की तरक्की का पूरा सफर इसी एक समझ पर टिका हुआ है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले सफर के इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर नापतोल की एक बड़ी मजेदार प्रॉब्लम को देखेंगे, ये जानेंगे कि दुनिया ने एक स्टैंडर्ड कैसे खोजा, और आखिर में समझेंगे कि हम गति को वैज्ञानिक भाषा में कैसे समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में। इंसान हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा है, लेकिन जाने का तरीका हमेशा बदलता रहा है। जरा सोचिए, हजारों साल तक तो हमारी रफ्तार बस हमारे कदमों तक ही थी। फिर एक कमाल की चीज आई, पहिया, और इसने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक हम जानवरों की ताकत इस्तेमाल करके भारी सामान ले जा सकते थे। फिर 19वीं सदी में आया भाप का इंजन, जिसने पूरी दुनिया को रेल की पटरियों से जोड़ दिया। और 20वीं सदी, अरे वाह, उसने तो हमें कारें, हवाई जहाज और यहां तक कि सितारों तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स भी दे दिए। अच्छा, ये सब सफर और आविष्कार तो ठीक है, पर एक बहुत ही बेसिक सवाल था, हम चीजों को नापते कैसे हैं? और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना, पहेली और बूझों की कहानी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, जो अपनी क्लास की एक डेस्क को लेकर हमेशा लड़ते रहते थे। मतलब दिक्कत सीधी सी थी, दोनों को लगता था कि दूसरा ज्यादा जगह ले रहा है। तो उनके टीचर ने एक सिंपल सा उपाय बताया, डेस्क को नापकर ठीक बीच में एक लकीर खींच दो। सुनने में तो आसान लगता है ना, पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई कि नापे किससे। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने फेवरेट खेल गिल्ली डंडे से ही डेस्क को नापने का फैसला किया। कमाल है ना? पहली बार नापा तो लंबाई निकली 2 डंडे और 2 गिल्ली। उन्होंने खुशी खुशी बीच में निशान भी लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो निशान मिट गया, तो उन्होंने एक नए गिल्ली डंडा सेट से दोबारा नापा, और नतीजा, इस बार माप आया 2 डंडे, 1 गिल्ली और थोड़ी सी और ज्यादा जगह। अरे, माप ही बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नया गिल्ली डंडा सेट पहले वाले से अलग साइज का था। और बस यहीं पर सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब हम हाथ की बालिश्त या कदमों की दूरी जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, जो हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं, तो हमारा माप कभी भी भरोसेमंद हो ही नहीं सकता। ये तो कंफ्यूजन और झगड़े की पक्की रेसिपी है। तो अब इस सारी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एक ऐसी भाषा की जरूरत थी, माप की एक ऐसी भाषा जिस पर सब भरोसा कर सकें। और यहीं से शुरू हुआ स्टैंडर्ड यूनिट्स को खोजने का सफर। पहले जमाने में देखिए, शरीर के अंगों से ही नापतौल होती थी, जैसे मिस्र का क्यूबिट, मतलब कोहनी से उंगली तक की लंबाई, या अपने भारत में अंगुल और मुट्ठी। लेकिन ये सब तो हर किसी के लिए अलग होते हैं ना, है ना? और वहीं दूसरी तरफ आज हमारे पास हैं मीटर, सेंटीमीटर जैसी स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये हर जगह हर किसी के लिए एक जैसी ही होती हैं। और इस ग्लोबल भाषा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, या एसआई यूनिट्स। अरे, ये विज्ञान और व्यापार की बैकबोन है, समझिए। जरा सोचिए, अगर एक देश में बनी गाड़ी का पार्ट दूसरे देश में फिट ही ना हो, या वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों की आपस में तुलना ही ना कर पाएं। एसआई यूनिट्स ने ही ये सब मुमकिन बनाया है। और लंबाई के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर। और देखिए, मीट्रिक सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी। सब कुछ 10 के गुणा में है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। कितना आसान है याद रखना और इस्तेमाल करना। लेकिन हाँ, सही टूल होना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला, स्केल को चीज से सटाकर बिल्कुल सीधा रखें। दूसरा, अगर स्केल का कोना टूटा हुआ है तो 0 के बजाय 1 सेंटीमीटर से नापना शुरू करें, और आखिर में 1 घटा दें। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा निशान के ठीक ऊपर से देखिए, साइड से नहीं। साइड से देखने पर जो गलती होती है ना, उसे ही लंबन त्रुटि कहते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास दूरी नापने का एक पक्का तरीका है, और इससे हम सिर्फ ये नहीं बता सकते कि कोई चीज कितनी लंबी है, बल्कि अब हम ये भी बता सकते हैं कि वो चल कैसे रही है। मतलब अब हम गति को सही से समझ सकते हैं। विज्ञान में ना,
गति की परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। अगर वक्त के साथ किसी चीज की जगह बदल रही है तो बस वो गति में है, इतना ही। अगर कोई चीज अभी यहां है और अगले ही पल कहीं और, तो वो चल रही है। तो गति का सबसे सिंपल टाइप है सरल रेखीय गति। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये वो मोशन है जो एक सीधी लाइन में होता है। जैसे परेड करते हुए सैनिक या 100 मीटर की रेस में दौड़ता कोई एथलीट, एकदम सीधी लाइन में, कोई मोड़ नहीं। दूसरा टाइप है वर्तुल गति। इसमें कोई भी चीज एक गोले में घूमती है और सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने सेंटर से हमेशा एक ही दूरी पर रहती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे घरों में ही है। छत का पंखा। पंखा कहीं नहीं जाता, पर उसके ब्लेड्स एक सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। या फिर घड़ी की सुइयां, वो भी तो यही करती हैं। और हमारा तीसरा मेन टाइप है आवर्ती गति। ये वो कोई भी मोशन है जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को बार बार एक ही तरह से दोहराता है। मतलब इसका कीवर्ड है रिपीटिशन। जैसे पुरानी घड़ी का पेंडुलम जो लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ जाता रहता है, या पार्क में झूले पर झूलता हुआ कोई बच्चा। यहां तक कि गिटार बजाते समय उसके तारों का कंपन भी आवर्ती गति ही है, क्योंकि ये सब अपनी गति को एक पैटर्न में दोहराते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज में एक साथ कई तरह की गति हो? अरे बिल्कुल, असल दुनिया में तो ऐसा ही होता है। जमीन पर लुढ़कती हुई बॉल को ही देख लीजिए, वो सीधी रेखा में आगे भी बढ़ रही है। ये हो गई सरल रेखीय गति, और साथ ही साथ अपनी जगह पर घूम भी तो रही है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। ट्रांसपोर्ट के इतिहास से शुरू करके नाप तौल की दिक्कतों को सुलझाया और गति के अलग अलग टाइप्स को भी जाना। लेकिन ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो गति का कारण बनती है? वो कौन सी ताकत है जो रुकी हुई चीज को चला देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है, और इस पर बात करेंगे किसी और दिन।